अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोग? उम्मीद है खैरियत से हैं आप। अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा। जी, एनीवन आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? नो कमेंट शेट। आवाज़ नहीं आ रही सब लोगों को? ओके ग्रेट। आइजा सेइंग की आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, पहली चीज़ आज थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। रीज़न इज़ दैट कि आई हैव नो इलेक्ट्रिसिटी हियर एंड आई एम यूजिंग जस्ट वन स्क्रीन। इससे पहले हमारे पास दो स्क्रीन होती थी तो आई कुड सी योर कमेंट्स इन वन स्क्रीन एंड I could give you all the lecture details on other screens. So right now I just have only one screen, so you have to manage it this way. दूसरा हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम पीएचपी के ऊपर और डब्ल्यू थ्री स्कूल से कुछ कंटेंट हम लोग कर रहे थे कवर, और उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी लूप्स के ऊपर, जिसमें फॉर लूप था, वाइल लूप था, फॉर वाइल था, नो फॉर वाइल नहीं, डू वाइल, एंड देयर वाज फॉर ईच लूप। एंड आफ्टर फॉर ईच लूप मैंने एक टेबल क्रिएट किया था जिसमें मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी कि आप लोग वो असाइनमेंट करेंगे, एंड आई थिंक ओनली 4 or 5 people हैव डन दैट असाइनमेंट, नॉट ऑल ऑफ यू। सो इफ यू कैन टेल मी द रीजन कि क्यों आप लोग नहीं कर सके तो आई वुड बी मोर कंफर्टेबल। क्या इशू आया आप लोगों को? क्योंकि 5 से 6 लोगों ने जो है असाइनमेंट सबमिट करवाई है और उनकी मैंने ग्रुप में असाइनमेंट पोस्ट कर दी है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही असाइनमेंट्स थी, इसके अलावा मेरे पास असाइनमेंट्स ग्रुप में नहीं आई। सो क्या रीजन है, आप लोग क्यों नहीं कर सके असाइनमेंट? आई कैन सिंपली ओपन द ग्रुप राइट नाउ, और उसमें फरीहा रजाक की असाइनमेंट है यहाँ पे, जवेरिया नवीद की है, सुंदर हसन की है, मिर्जा सरमद है, और पीएचपी की असाइनमेंट है उम्मे चौधरी की, और इसके अलावा बस ये 4 असाइनमेंट्स हैं मेरे पास। पांचवी है सोनिया रानी, फिरदौस कैसर, महर इशाल, एंड दैट्स ऑल। 6 लोग। बाकी क्यों नहीं कर सके? कोई रीजन मुझे बता देंगे जी? समझ नहीं आई थी आपको, या आपका दिल नहीं किया, या आप लोग कहीं और ज्यादा बिजी थे? जी इतरत, आपकी पोस्ट पेंडिंग में है, ठीक है। आयजा बाजवा, कामरान खोकर। वेरी गुड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है फेसबुक यूजर, मुझे आपका नाम नहीं पता लग रहा। सो आपको मैं कहता हूँ कि जब आप लोग स्ट्रीम पे आते हैं तो स्ट्रीम यार्ड के ऊपर अलाउ कर दिया करें कमेंट्स, ताकि मुझे एटलीस्ट आपका नाम शो हो जाए। लेकिन वीकेंड था आपके पास, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन थे, और आप कह रहे हैं कि आपसे लेक्चर नहीं लिया गया। दैट्स स्ट्रेंज। बहरहाल लिस्ट मेरे पास है, आई बी मार्किंग देयर। जिनकी है असाइनमेंट इट्स ओके, आई जस्ट रिस्पॉन्ड टू देम, क्योंकि आगे हमारा फ्रीलांस का पार्ट है सारा, और जो काम नहीं कर रहे हैं आई नॉट रिस्पॉन्ड टू देम। आई एम नॉट ऑब्लिगेटरी कि मैं उनको रिस्पॉन्स करूं। मुझे कोई जो है कोई नवाफिल का अलहदा फ़ायदा नहीं होगा। आप चलेंगे तो मेरे साथ तो मैं ठीक चलूंगा।
अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी अरेज के ऊपर, और अरेज के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल अरेज को, देन वी टॉक्ड अबाउट मल्टी डायमेंशनल अरे, देन वी टॉक्ड अबाउट एसोसिएटिव अरे। और फिर एसोसिएटिव अरे को हम लोग किस तरह से जो है पीएचपी के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। टुडे आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट जो कि डायनामिक नेचर की होगी, और उसमें हम लोग मतलब पीएचपी बेस्ड एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, और एक जो है वेबसाइट वो बनाते हैं। सो लेट्स डू दैट टुगेदर। सो इनसाइड पीएचपी प्रैक्टिस, मेरा ख्याल है इसी को मैं ओपन करता हूँ और इसी में अपनी फाइल जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। किसी भी वेबसाइट को जो आप क्रिएट करते हैं उसमें फ्यूर फ्यूर सेक्शन होते हैं, जैसे डॉक टाइप एचटीएमएल, दैट मेक्स योर एचटीएमएल वर्जन टाइप। और उसके आगे फिर आपके पास एचटीएमएल का टैग है, देन एचटीएमएल क्लोजेस, ठीक है। और इसके बाद आपके पास आ जाता है हेड का सेक्शन और बॉडी का सेक्शन, ठीक है। हेड और बॉडी जो है इसके फौरन बाद आपके पास एचटीएमएल क्लोज हो जाती है, ठीक है। अभी जो बॉडी का सेक्शन है इसके अंदर फर्दर आप अपने जो प्रोसेस है उसको डिवाइड करते हैं। जैसे HTML5 के अंदर हेडर का सेक्शन है, तो कुछ लोग हेडर का सेक्शन दे देते हैं और वेबसाइट का हेडर इसमें बना देते हैं। देन दे यूज सेक्शन फॉर ऑल द बॉडी पार्ट्स, और उन सब में सेक्शन देते हैं। लाइक वेबसाइट अगर इस तरह से है, सिंगल पेज वेबसाइट और उसके 5 सेक्शन है, तो वो उसको 5 सेक्शन क्रिएट करेंगे, और उसके बाद वो फुटर क्रिएट कर देंगे। फ्यू ऑफ द पीपल मेक वेबसाइट्स दिस वे। इट्स आवर ओन चॉइस कि हम इसको किस तरह से प्रोसीड करते हैं, किस तरह से हम इसको बनाते हैं। लेकिन एक चीज ये है कि जब आप डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं, देन यू ट्राई टू मेक अ वर्जन जिसमें आपको मिनिमम काम करना पड़े। और आपको पता है कि हेडर और फुटर ऐसा पार्ट है जो कि वेबसाइट के सारे पेजेस पे सेम होता है, ठीक है। सो हमारी कोशिश ये होती है कि हम मिनिमम कोड से वो सारा काम अचीव करें। अब अगर आपको डायनामिक वेबसाइट जो है वो बनानी पड़ जाए तो आप किस तरह से बनाएंगे। So I'm just copying this HTML. I'm gonna just go this index.php फाइल, यहाँ पे जाके मैं सारी HTML को रख रहा हूँ। बल्कि एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं, सबसे पहले जो पुरानी फाइल इंडेक्स इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ, इसको index2 कर रहा हूँ, ताकि बाय डिफॉल्ट ये फाइल ना चले। मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट फाइल चले index.php जो मैं नई क्रिएट करने लगा हूँ। क्योंकि ये फोल्डर जो है हमारा एम्प्स के ट्रिपल डब्ल्यू के फोल्डर में पड़ा हुआ, तो इसको हम रन करेंगे लोकल होस्ट से। जब इसको लोकल होस्ट से रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट index.php की फाइल चलेगी। सो राइट नाउ यहाँ पे मैंने अपनी HTML कॉपी कर दी। अब HTML कॉपी करने के बाद HTML कॉपी करने के बाद आई नो कि मुझे इसमें फर्दर अपनी जो कोड है वो सारा इसमें मैंने कर लूंगा। और अगर मेरी वेबसाइट स्टैटिक है तो उसमें सिर्फ HTML और CSS होगी, देयर विल बी नो PHP, देयर विल बी नो MySQL। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट डायनामिक है तो देयर विल बी सर्टेन थिंग्स। तो पहली चीज मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर मुझे HTML बेस्ड कोई टेम्पलेट मिल जाए या बूटस्ट्रैप बेस्ड टेम्पलेट मिल जाए ताकि हम उसे कन्वर्ट कर सकें। व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट, बूटस्ट्रैप बेस्ड किसी टेम्पलेट को उठा के डायनामिक वेबसाइट में कन्वर्ट करूं या खुद से स्क्रैच से कोड करूं? मुझे बता दें। बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट को उठा के कन्वर्ट करूं डायनामिक वेबसाइट में, वो ठीक है, या खुद से स्क्रैच कोड कर दूं सारी फाइल्स को? व्हाट डू यू गाइस से? कैसे बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए? ओके। हसन कह रहे हैं कि स्क्रैच से कर लें, इट्स ओके, वी कैन डू फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच से करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, PHP इंक्लूड के नाम से ना एक फंक्शन होता है आपके पास, इंक्लूड एंड रिक्वायर। ये दो होते हैं डिफरेंट कीवर्ड्स कह लें, स्टेटमेंट्स कह लें, फंक्शंस कह लें। इनका काम ही होता है कि आप एक फाइल में रह के किसी दूसरी फाइल को इंक्लूड करवा सकते हैं। बेस्ट वे, किसी भी आपने PHP रिलेटेड फंक्शन को देखना है तो PHP मैनुअल की साइड पे आपने जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ऑफिशियल साइट है, रेफरेंसेस जो है वो ट्रू होते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको देखने का तरीका बता दूं, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन आपने देखनी है
सबसे पहले ऊपर वर्जन बताया हुआ है कि ये पीएचपी के किस किस वर्जन में फंक्शन अवेलेबल है। पीएचपी 4 में अवेलेबल है, 5 में अवेलेबल है, 7 में अवेलेबल है। समटाइम्स जब आप काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे किसी वर्जन के ऊपर ऐसे लाइन लगी होती है ड्रॉप की। उसका मतलब ये होता है कि उस स्पेसिफिक वर्जन में पीएचपी के ये वाला फंक्शन नहीं है। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग आई थिंक 5.6, सो पीएचपी 5 में ये चीज है तो आई कैन यूज दैट। इंक्लूड स्टेटमेंट इंक्लूड्स एंड इवैल्यूएट्स अ स्पेसिफाइड फाइल, यानी पीएचपी में रहते हुए आप एक पीएचपी की फाइल में किसी दूसरी पीएचपी की फाइल को इंक्लूड करवाना चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम इंक्लूड यूज करेंगे। सो राइट नाउ वी आर गोना डू द सेम थिंग हियर। पीएचपी मैंने स्टार्ट की, क्लोज की, और मेरे हमेशा पीएचपी का जो भी पेज होगा उसमें पीएचपी के स्टार्टर एंड टैग लाजमी आएगा। उसके ऊपर अगर मैं एचटीएमएल लिखना चाह रहा हूँ तो आई कैन राइट इट स्ट्रेट अवे। यहाँ पे मैं एचटीएमएल जो है वो लिख सकता हूँ अपनी डॉक टाइप एचटीएमएल एंड एचटीएमएल स्टार्ट एंड एचटीएमएल एंड इन बिटवीन दैट अगेन हेड, और हेड के बाद आई विल हैव बॉडी। अब ये जो बॉडी और एचटीएमएल क्लोजिंग सेक्शन है ये मेरे पास आ जाएगा एंड में, और सेंटर में मेरे पीएचपी के रिलेटेड कोड आ सकता है। ठीक है, अब मैं वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, समझ लें वन पेज साइट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, उस पर डिफरेंट हम कंटेंट डिफरेंट तरह का ऐड कर सकते हैं। सो बॉडी का स्टार्टिंग टैग मैं यहाँ पे डालता हूँ, और बॉडी के स्टार्टिंग टैग में पीएचपी के फौरन बाद लेट्स सपोज वी वांट टू क्रिएट आवर फर्स्ट मेन्यू। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि आपकी जितनी बॉडी होगी यू हैव टू कीप इट इन अ रैपर, ताकि आपकी जो बॉडी की फ्लोटिंग है मिनिमाइज आप उसको करते हैं, जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, आपका पेज जो है वो सेंटर में फ्लोट करे। ऐसा ना हो कुछ कंटेंट्स राइट पे चले जाएं, कुछ कंटेंट्स लेफ्ट पे चले जाएं। उसके लिए आपको सबसे पहले एक बॉडी के लिए रैपर रखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटेनर डैश रैपर की क्लास जो है वो ऐड कर रहा हूँ, और इस कंटेनर के अंदर लेट्स क्रिएट आवर हेडर फर्स्ट। सो पहले सेक्शन का मैं क्लास रख देता हूँ हेडर, और हेडर के अंदर मैं एक मेन्यू क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिसमें मैं जो हूँ करना क्या चाह रहा हूँ कि मैं जो लेफ्ट साइड पे मतलब लेआउट इस तरह का देना चाह रहा हूँ कि मेरे पेज की इधर लोगो आ जाए और राइट साइड पे मेन्यू आ जाए। ठीक है, सो एक क्लास लोगो रैपर की बना लेते हैं। ठीक है, और दूसरी क्लास बना लेते हैं मेन्यू रैपर की। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आप लोग सीएसएस लिखेंगे तो आप फ्लूइड सीएसएस लिखेंगे जिसमें आप जो विड्थ देंगे वो परसेंटेज में होगी। सो एक सीएसएस फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, स्टाइल डॉट सीएसएस, और इस इंडेक्स में उसको इंक्लूड करवा देते हैं, लिंक href स्टाइल डॉट सीएसएस, क्योंकि सेम पाथ पे है, जहाँ ये पड़ी यहीं पे ये पड़ी, तो डायरेक्ट नाम देंगे आप इंक्लूड हो जाएगी। टाइप जो है वो आपकी सीएसएस या टेक्स्ट स्लैश सीएसएस हो जाएगी। ठीक है, नहीं देना चाहें बेशक यहाँ बना दें, कोई इशू नहीं है। रिलेशन स्टाइल शीट आप यहाँ पे लगा दें। ठीक है, और अब अगर मैं इस पेज को रन करता हूँ, सो आई हैव टू ओपन इट इज दिस वे, लोकल होस्ट स्लैश php डैश प्रैक्टिस। थोड़ा सा कोड में इंक्रीज कर रहा हूँ इसका फॉन्ट साइज। तो ये मेरे पास राइट नाउ आउटपुट है। आपको पता है एचटीएमएल टैग सारे लिखे हुए हैं, हमने कहीं पे भी कंटेंट नहीं लिखा। बॉडी के अंदर सारी एचटीएमएल आ रही होगी, लेकिन क्योंकि हमने टेक्सचुअल कंटेंट कोई नहीं लिखा, पेज एम्प्टी नजर आ रहा है। अगर मैं सोर्स ओपन करूंगा तो बॉडी में वो सारे टैग नजर आएंगे जो मैंने एंटर किए। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बोला था सीएसएस लिखें तो जनरल चीजें आप सबसे पहले लिख लें। जनरल चीजों में आपके पास एचटीएमएल, बॉडी, ठीक है, इन दोनों के ऊपर आप क्लास लगाते हैं। इन इसकी जो रूल लिखते हैं उसमें आप लिखते हैं मार्जिन और पैडिंग आपकी 0 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहले आपने काम करना है, और क्लियर बोथ ये लगा देंगे। इसके अलावा कुछ लोग ये भी रूल लगाते हैं कि स्टैटिक में किसी भी पैराग्राफ किसी चीज में मार्जिन पैडिंग ना आए। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं ताकि आप अपनी मर्जी से पैडिंग और स्टाइलिंग करें। मार्जिन और पैडिंग, यहाँ पे स्टैटिक का मतलब है सारे एलिमेंट्स की मार्जिन पैडिंग खत्म कर दें। इसके अलावा मैं फ्लूइड डिजाइन बनाना चाह रहा हूँ ताकि मोबाइल पर रिस्पॉन्सिव आए। उसके लिए आई कैन मेक सर्टेन कॉलम क्लासेस, ताकि मैं अपनी जो डिव्स है उनकी चौड़ाई के लिए उनको कॉलम दे सकूं, और कॉलम में विड्थ मेरी परसेंटेज में हो। सो पहला रूल लिखता हूँ कॉल डैश
1 के लिए कि इसकी विड्थ क्या होगी। अगर हम स्क्रीन को 12 कॉलम पे डिवाइड करें तो 100 को 12 पे डिवाइड करके हम लोग अपनी विड्थ को डिसाइड करेंगे। राइट नाउ आई एम गोना डिवाइड माय होल स्क्रीन इनटू 10 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट वाला 10 हो जाएगा। सो मैं 10% सबको देने वाला हूँ। अगर किसी की कॉल डैश 1 क्लास है, इसका मतलब है एक कॉलम बनाना है, तो उसकी विड्थ क्या होगी, 10%। ठीक है। अगर कॉल डैश 2 बनाना है तो यहाँ पे 1 2 ना करें, आप यहाँ पे 10 20 कर लें। अगर 20 का कॉलम बनाना है तो आप विड्थ जो है वो 20% कर देंगे। सिमिलरली इसको कॉपी करते जाएं। 20 के बाद 30 40, मल्टी एडिट कर लें, मल्टी लाइन एडिट एट सेम पॉइंट, दोनों पॉइंट्स पे आप एक साथ चेंज कर लें। 50 60 70 80 90 और 100%। ठीक है। तो यहाँ पे भी अब 100 करना है। सो मेरे पास ये कॉलम्स आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पेज का 10% जो हिस्सा है ये वाला लोगों को मिल जाए, और या राइट वाला सारा जो है वो मेन्यू को मिल जाए। सो व्हाट कैन आई डू, मैं यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ क्लास लगाता हूँ कॉल डैश 10 की। ठीक है। तो ये विथ 10% की क्लास लग गई। और यहाँ क्लास लगाता हूँ कॉल डैश 90 की, क्योंकि मेरी स्क्रीन टोटल 100% है तो मैंने 10% एक साइड को दे दिया और 90% एक साइड को दे दिया। सो कॉल डैश 10 एंड कॉल डैश 90। सेकेंड थिंग इज दैट के मैं यहाँ पे आके मेरी जो क्लासेस हैं उनको मैं बॉर्डर लगा के चेक करता हूँ, हाइट दे के चेक करता हूँ कि क्या विड्थ क्या आ रही है। जैसे मैं इसको अगर हाइट देता हूँ 100 पिक्सल की और इसका बॉर्डर लगा देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि 10% विड्थ इसको मिल गई है। और यहाँ पे मैं अगर बॉर्डर लगाता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और हाइट लगाता हूँ 100 पिक्सल, सो इट मीन्स कि 10% इसको मिल रहा है, 90% इसको मिल रहा है। बट वी हैव अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि टिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है वो अपने आगे किसी भी एलिमेंट को नहीं आने देता। सो व्हाट वी कैन डू इज हम इन्हीं कॉलम्स के अंदर जो है एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की, या हम लोग एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं इनलाइन आईबी इनलाइन ब्लॉक। ठीक है। और उसके अंदर प्रॉपर्टी लगा देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। जहां जहां हमें जिन डिव्स को इनलाइन ब्लॉक करना है हम उनमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। आईबी इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक इमेज रखता हूँ, इमेज का सोर्स देता हूँ। और सोर्स कहाँ से दे सकता हूँ, मैं गूगल से कोई भी पिक्चर उठा लेता हूँ। गूगल पे जाके मैं ब्यूटीफुल लोगोस, ठीक है, और लेट्स सपोज वी वांट टू यूज पीएनजी लोगो। तो हम जो है वो लोगो यूज करना चाह रहे हैं। ब्यूटीफुल के वर्ड में ही ज्यादा फीमेल के साथ कनेक्ट कर देता है। सो व्हाट वी कैन डू इज गेमिंग लोगोस पीएनजी। ठीक है। इसमें से कोई लोगो हम पिक कर दे, इसको पिक कर लेते हैं। ठीक है। इसका जो ओपन न्यू टैब करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पास आएगा, अ, ये यूआरएल आ रहा है, इस यूआरएल को ओपन करके चेक करते हैं। तो इट्स ओके। यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यूज दैट सोर्स हियर। इट्स अ वेरी बिग सोर्स। खैर, पेज को रन करके चेक करते हैं क्या हमारे पास इमेज लोड हो रही है। ओके, इमेज लोड हो रही है। गुड। अच्छा, इमेज हमारे पास यहाँ पे लोड होगी। ये सोर्स बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। व्हाई नॉट मेक इट शॉर्ट। यूआरएल शॉर्टनर एक सर्विस होती है जिससे आप यूआरएल को शॉर्ट कर सकते हैं। बिटली या इसमें से किसी एक को आप यूज कर लें, पहली सर्विस को या दूसरी सर्विस को। इट्स नॉट अ वैलिड यूआरएल। गूगल का यूआरएल शॉर्ट नहीं हो रहा।
हाँ, ये वाला सही सोर्स, ओपन इमेज न्यू टैब से यहाँ से कॉपी करें और इसको यहाँ पे ऐड कर दें, इससे रिप्लेस करें। ठीक है, दिस इज द ट्रू यूआरएल। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आके मुझे कंट्रोल करना है इसके साइज को। तो हमेशा याद रखिएगा, इमेज के साइज को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो रैपर है आप उसके साइज को कंट्रोल करें। ठीक है, जैसे इस इमेज को, मेरा जो रैपर है उसकी विड्थ क्या है, 10%। और इस इमेज की अगर मैं देखूं, इस इमेज की विड्थ है जी 360 × 360, यानी स्क्वायर इमेज है। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर इमेज जो है मेरे इस साइज में फिट आ जाएगी। उसके लिए मुझे करना क्या है कि इसकी जो विड्थ है उसको 100% कर दूंगा। तो अपने पेरेंट के हिसाब से जितनी स्पेस इस इमेज को मिल रही होगी उस इमेज में अपने आप को कंटेन कर लेगा। और हाइट जो है हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ऑटो करेंगे, अगर आप ये चीज अप्लाई करते हैं, यानी पेरेंट के साइज को आप कंट्रोल कर लेते हैं और इमेज की विड्थ 100% और हाइट ऑटो देते हैं, तो आपकी इमेज के पिक्सल्स खराब नहीं होंगे। सो वी आर गोना डू द सेम थिंग हियर। यहाँ पे हम क्लास देते हैं लोगो की, और CSS में जाके इस पे हम स्टाइलिंग कर देते हैं कि लोगो जो है उसको आपने विड्थ देनी है 100%, और जो हाइट है दैट शुड बी ऑटो। तो हमारी यहाँ पे लोगो लोड हो गया। राइट साइड पे व्हाट आई वांट के मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करूँ, मेन्यूज क्रिएट करने के लिए मैं लास्ट टाइम आपसे बोला था कि हमने पिछले लेक्चर्स में मेन्यूज क्रिएट नहीं किए थे। सो फर्स्ट टाइम वी आर क्रिएटिंग आवर मेन्यू। उसके लिए आप एक डिव बनाएं, क्लास बना लें, यहाँ पे मेन्यू की क्लास दें, और उस डिव के अंदर आप यूज करेंगे हमेशा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप हमेशा यूज करेंगे एक लिस्ट आइटम किसी भी मेन्यू आइटम के लिए। ठीक है, और इस लिस्ट आइटम के अंदर हमेशा आप यूज करेंगे एक एंकर का टैग। आपका जो टेक्सचुअल पार्ट होगा वो एंकर में आएगा। सो लेट्स सपोज होम। ठीक है, तो इस एल आई को कॉपी करें, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, तीन क्रिएट कर रहा हूं मैं। होम, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं और नाउ वी कम बैक टू दिस पार्ट। यहाँ पे यूएल के अंदर, अब आपको पता है ये वाली मेन्यू की जो क्लास है इस पे हमने आईबी लगाया हुआ है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और इस पे भी आईबी लगाया हुआ है, इनलाइन ब्लॉक, लेकिन ये दोनों एक लाइन में नहीं आ रही। क्या रीजन हो सकती है? अगर हम विड्थ कम करें तो ये इनलाइन ब्लॉक से लाइन में आ गई, लेकिन अगर विड्थ ज्यादा करें तो नहीं आ रही। अगर इन दोनों को आप इस तरह से रख लेंगे, इस डिव में आप कुछ कंटेंट ऐड कर लें, ABC लेट सपोज लिख लेते हैं। हो सकता है यूएल को कोई स्टाइल लग रहा हो या एलआई को स्टाइल लग रहा हो, जिसकी वजह से आपका कॉन्टेक्ट कंटेंट नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूएल को मैं डिलीट करता हूँ। दिस इज अगेन ABC। मेरा ये वाला आईबी और ये आईबी दोनों परसेंटेजेस, ये 10% है। 1% कम करता हूँ तो लाइन में आ जाते हैं, नहीं करता तो वापस। सो सबसे पहले HTML को चेक करें, कोई पैडिंग या मार्जिन वगैरह तो नहीं लग रहा। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कोई मार्जिन पैडिंग नहीं लग रहा। बॉडी को तो नहीं लग रहा। पहली डिव को, उस डिव के अंदर हेडर की क्लास है, उसके अंदर आईबी और आईबी, कहीं मार्जिन पैडिंग नहीं है। सो एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आईबी के साथ फ्लोट लेफ्ट की क्लास लगा दें। फ्लोट लेफ्ट किसी भी स्पेस को, अनवांटेड स्पेस को खत्म करके आपके एलिमेंट्स को फ्लोट करवा देता है एक ही डायरेक्शन में। जैसे ही फ्लोट लेफ्ट किया, उससे हमारा जो है वो मेन्यू अपनी जगह पे वापस आ गया। सो अब हमें क्या करना है, इस ABC को हम खत्म कर रहे हैं। इस यूएल की क्लास पे हम लोग क्लास लगा देंगे मेन्यू रैपर की। ठीक है, मेन्यू लिस्ट रैपर, क्योंकि यहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इस LI को क्लास लगा देंगे लिस्ट आइटम की, क्योंकि इसके अंदर एक लिस्ट आइटम आ रही है। और इसको क्लास लगा देंगे लिंक की, एंकर को। ठीक है, ये हमें करना है। रिफ्रेश करते हैं और इसके बाद वी आर गोना मेक इट इन लाइन। मेन्यूज में आते हैं, और सबसे पहली जो चीज मैं चाह रहा हूँ मेरा मेन्यू जो है वो राइट फ्लोट कर दे। सो व्हाट आई गोना डू इज कि मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी लगा के इसको राइट कर लूँ सबसे पहले। ठीक है, फ्लोट राइट करूंगा तो मेरे पेज के राइट साइड पे आ गया ये। सो CSS में जाके जो div डॉट मेन्यू है मेरी, उसको फ्लोट राइट करवा रहा हूँ।
ठीक है, चले मैं चाहता हूँ मेरा मेन्यू पेज के राइट पे है। दूसरी चीज जो लिस्ट है, इसके जितने एलिमेंट्स हैं ये ब्लॉक लेवल है। ठीक है, ये अपनी स्पेस में आगे किसी को नहीं आने देंगे। और दूसरा इनके ऊपर लिस्ट स्टाइल अप्लाई हो रहा है। सो आपने क्या करना है कि div डॉट यूएल, यूएल जिसकी क्लास क्या है मेन्यू लिस्ट रैपर, उसके अंदर आपके पास एल आई है, एल आई डॉट लिस्ट आइटम क्लास है। उसके अंदर आप लोग क्या कर देंगे, उसका बिहेवियर आप डिस्प्ले में चेंज कर देंगे, इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके एलिमेंट्स हैं वो सेम लाइन में आ जाएंगे। अगर नहीं आते, इंस्पेक्ट करके चेक करें क्या क्लास अप्लाई हुई है प्रॉपरली, स्टाइल नहीं आया, मेन्यू लिस्ट रैपर। सो अब आपको करना क्या है, div और यूएल एक साथ तो नहीं लगेंगे, तो div को यहाँ से खत्म कर दें और रिफ्रेश करें। सो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, अगर आपकी क्लासेस सही अप्लाई हुई हैं तो वो आपके इनलाइन हो जाएंगे। यहाँ पे एल आई को, इन दो एल आईज को क्लास नहीं लगी हुई, तो पहले इनको क्लास लगा लें, जिसकी वजह से एक पे स्टाइल अप्लाई हो रहा है और बाकियों पे नहीं हो रहा। सो लिस्ट आइटम एंड अनदर क्लास लिस्ट आइटम। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। चले अब आपके एलिमेंट्स जो हैं वो अलाइन हो गए हैं। अब आगे आपको इनको बटन्स फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, बटन फॉर्म में लेके आना है तो आपको इस एंकर को सिंपल पैडिंग पैडिंग देनी है। आपने सेंटर एंकर को पैडिंग दे दी 20 पिक्सल्स की, तो आपके पास जो एंकर आ रहा है, आपने इसको पैडिंग अप्लाई की 20 पिक्सल्स, तो चारों साइड्स पे पैडिंग आ गई, ऊपर वाली पैडिंग आपको शो नहीं हो रही। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस मेन्यू को, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ हाइट दें। हाइट कितनी दें, जितनी हाइट इस इमेज की है उतनी दे दें, या उससे आधी दे दें, या आप दोनों की हाइट को मैनेज कर लें। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मेन्यू बार है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मैं यहाँ पे आऊँ तो इट शुड बी अराउंड दिस हाइट। ये हाइट कितनी बनती है, 32। ठीक है, मेरी टोटल जो मेन्यू है उसकी हाइट 32 होनी चाहिए। सो जो हेडर का मेरे पास डिव है, अगर मैं उसकी हाइट 32 कर दूं, इंटरनल सारे एलिमेंट्स की हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज होनी चाहिए। ठीक है, हेडर की हाइट मैंने 32 पिक्सल कर दी। लोगो रैपर को मैंने, लोगो रैपर में इमेज है तो लोगो रैपर की जो हाइट है उसको भी मैं अगर इनहेरिट कर देता हूँ। ठीक है, उसमें जो इमेज है उसकी हाइट ऑटो है, इसको भी इनहेरिट कर देते हैं। जैसे इनहेरिट करेंगे वो छोटी हो जाएगी। अब ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अगर आपने हाइट को मैनेज करने की कोशिश की तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज है दैट विल स्टार्ट श्रिंकिंग, और उसके पिक्सल्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि आप अपनी इमेज को रीसाइज कर लें, इमेज को डाउनलोड करें और उसको रीसाइज कर लें, और उसके बाद आप उसे यूज करें। तो कोशिश करते हैं कि अगर इमेज हमारे पास डाउनलोड हो जाए हम उसको रीसाइज कर लें। मेरे पास मैक में प्रीव्यू जो इमेज का टूल है उसमें एडजस्ट साइज की ऑप्शन है, उसे मैं यूज़ करते हुए इसको रीसाइज कर सकता हूँ। ये लॉक है, इस लॉक का मतलब ये है कि आपकी जो इमेज रेशियो है ये ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा। मुझे हाइट चाहिए 32, 32 बाय 32 में, क्योंकि स्केयर है तो ये रीसाइज हो जाएगी। रीसाइज हो गया, मेरे पास आ गई छोटे साइज के अंदर। ठीक है, आपको जो क्लाइंट आपका पिक्चर देगा लोगों की वो बड़ी हाई क्वालिटी की होगी। मैंने क्योंकि पीएनजी से रिसर्च कर रहा हूँ, वो वेक्टर से आपको जो डाउनलोड करके देंगे साइज को, वो उसका बाय डिफॉल्ट साइज ही आपके पास ठीक होगा, तो आपको ये मसला नहीं आएगा। ठीक है, सो आपने करना क्या है कि वापस जाके अपने पास जो आपका हेडर है उसको साइज को सेट करें। div डॉट हेडर जो है, लेट्स सपोज उसको मैं कर लेता हूँ 32 पिक्सल्स हाइट को, और उसके बाद div डॉट हेडर के अंदर मेरे पास जो लोगो रैपर है, div डॉट लोगो डैश रैपर, उसकी जो हाइट है राइट नाउ
उसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, और बेसिकली मेरे पास जो डॉट लोगो की क्लास है जो इमेज के ऊपर लगी है उसकी हाइट, क्योंकि हमने इमेज का साइज चेंज कर दिया तो हाइट विल बी ऑटोमेटिकली फिक्स। सिर्फ हमें उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो व्हाट वी आर गोना डू कि ये पिक्चर जो है मेरे पास, इसका साइज अब छोटा है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और अपने प्रोजेक्ट में लेके जा रहा हूँ। अपने प्रोजेक्ट में लेके जाऊंगा कहाँ पे, ट्रिपल डब्ल्यू में, PHP प्रैक्टिस का जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर मेरे पास PHP प्रैक्टिस ये फोल्डर है। इसके अंदर मेरे पास इमेजेस हैं, यहाँ पे मैं इमेज को प्लेस कर रहा हूँ। इसका नाम मैं लिखने लगा हूँ लोगो, logo.jpg। और वापस आता हूँ अपने कोड में, और सबसे पहले इसका पाथ सेट करता हूँ, क्योंकि पहले वाला जो पाथ था हमारा ऑनलाइन था, अब हमने इमेज को लोकली रख लिया है। तो logo.jpg का पाथ आ गया, ठीक है। अब पेज को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, इमेज का नाम और एक्सटेंशन एक दफा देख लें, logo.jpg। हाँ, पाथ में फॉल्ट है क्योंकि हमने इमेज रखा है इमेजेस के फोल्डर के अंदर। तो इमेजेस के फोल्डर का नाम भी आएगा सेंटर में। तो ये मेरा इमेज लोगो आ गया। अब लोगो थोड़ा सा मेरा फजी है, उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास जो सोर्स था वो इतना हाई क्वालिटी का नहीं था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको जो सोर्स मिलेगा वो वेक्टर से मिलेगा, सो वहां से आपको ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। ओके, सो व्हाट वी आर गोना डू नेक्स्ट, हम हाइट अपनी चेक करते हैं दोबारा। अभी हमारे पास कितनी हाइट आ रही है। दिस इज 102 by 102। और अब मैं वापस आता हूँ अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में, और डॉट लोगो की हाइट वैसे तो ओरिजिनली चेंज होनी चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे हाइट इनहेरिट करने लगा हूँ कि जो पेरेंट की हाइट है, क्योंकि पेरेंट सबसे बड़ा पेरेंट ये है 32, उसका चाइल्ड ये है, इसकी हाइट भी इनहेरिट कर। इनहेरिट का मतलब अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को पिक कर लो, और यहाँ पे भी हाइट इनहेरिट कर दी कि पेरेंट की प्रॉपर्टी को पिक कर लो, ठीक है। अब इस तरह से मेरे पास इमेज आ गया। अब आपके पास क्योंकि वो अच्छा होगा, सोर्स अच्छा होगा, तो आपकी इमेज विल बी ओके। मैंने आपको वैसे रीसाइज करने का तरीका बता दिया, रीसाइज में इट शुड फिक्स इट। हाँ, ज़्यादा फिक्स नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, मैं एक ट्राई और करना चाह रहा हूँ ताकि इसका अच्छा मेरे पास कोई साइज आ जाए। ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ डाउनलोड्स में। बेसिकली यहाँ पे ये जेपीजी आ रही है, पीएनजी नहीं आ रही, ठीक है। मैंने एक्सटेंशन पीएनजी की रखी है, बट इट इज मेकिंग इट एज अ जेपीजी। क्योंकि अगर पीएनजी आए तो इसका बैकग्राउंड जो है वो एम्प्टी आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। एक ये भी प्रॉब्लम आ रही है। अगर इसको ओपन इमेज न्यू टैब करता हूँ तो ये देखना पीछे ये सारा वाइट आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए पीएनजी में। पीएनजी में आपका बैकग्राउंड जो पेज का होता है वही आता है। ये इसकी एक्सटेंशन पीएनजी है। तो डाउनलोड्स में इसका नाम अगर लोगो करें, एंड वी गो टू डाउनलोड्स, और यहाँ पे इस पिक्चर को ओपन करें, ठीक है। एक दफ़ा ज़रा इसको हम कॉपी करके अपने पेज में इंक्लूड करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स रन टाइम पे होते हैं, तो इससे परेशान नहीं होइएगा। तो पहले वाली लोगो डॉट जेपीजी थी, ये वाली लोगो डॉट पीएनजी है। सो यहाँ पे सिर्फ पीएनजी करें, और पैटर्न इसमें भी आ रहा है। फाइल एक्सटेंशन डॉट पीएनजी है, बट पैटर्न आ रहा है। ये पैटर्न नहीं आना चाहिए। पीएनजी का मकसद ये होता है कि यहाँ पे ये पैटर्न नहीं आना चाहिए। तो जब भी आपको क्लाइंट से जो सोर्स मिलेगा वहां से जो पीएनजी मिलेगी, ये गूगल से उठा रहा हूँ मैं भी, आई डोंट नो इसमें क्या फॉल्ट है, क्यों ये आ रहा है। लेकिन जो आपको क्लाइंट से सोर्स मिलेगा उस पीएनजी के अंदर ये जो पिछला पैटर्न होगा, जैसे ही पेज के ऊपर उस इमेज को आप एंटर करेंगे वो पैटर्न खत्म हो जाएगा, ठीक है।
सो फॉर नाउ आई एम लेटिंग दिस वन हियर, क्योंकि यहाँ तक मुझे ठीक लग रहा है। हाइट जो है इसकी वो चेक कर लेते हैं। इस इमेज के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पे हाइट आ रही है 32, जिसके आगे हमें अपना मेन्यू क्रिएट करना है। सो हाँ, रिमूव डॉट बीजीबी इज गुड ऑप्शन। आप उससे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, अच्छी वेबसाइट है रिमूव डॉट बीजी। से आप अपना बैकग्राउंड जो है वो पिक्चर का रिमूव कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली पीछे से पैटर्न को खत्म कर देगा। यहाँ पे आप इमेज अपलोड करें और उससे आपका जो पीछे बैकग्राउंड पैटर्न आ रहा है ये खत्म हो जाता है। अच्छी बात है, जिसने भी शेयर किया है। कि मुझे इस टूल का पता था लेकिन मेरे माइंड में नहीं था, या मैं ऑफनली इसको यूज नहीं करता, क्योंकि मुझे जो सोर्स मिलते हैं वो अच्छे होते हैं। अच्छा, लोकल हो स्लैश php डैश प्रैक्टिस। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी पिक्चर जो है वो अपलोड हो गई और ये मेरा मेन्यू आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है मजीद। पहली चीज़ ये है कि इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो मेरे पास इंस्पेक्ट करने पे ये मेरे पास मेन्यू आइटम्स आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मेरा रैपर है, जैसे इसकी लेंथ 32 है, इसकी भी लेंथ 32 हो जाए, हाइट 32 हो जाए। तो इसकी हाइट जब मैं 32 करता हूँ, 32 पिक्सल्स, ठीक है, और इसको मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि बॉर्डर अप्लाई करने से आपको पिक्चर क्लियर होती है कि आपके HTML एलिमेंट की एंडिंग कहाँ पे हो रही है। ये याद रखिएगा। सॉलिड ब्लैक बॉर्डर लगाया मैंने। अब बॉर्डर लगाने की वजह से, क्योंकि हाइट विड्थ वैसे ही 100% थी, तो ये सिचुएशन है। मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरे पास एंट्रीज हैं ये तकरीबन मेरे पेज के सेंटर में आ जाए। ऊपर नीचे से इनको सेम स्पेस लग रही है, और उसके बाद इनको मैं लेफ्ट और राइट पैडिंग दे दूं ताकि मेरा मसला जो है वो हल हो जाए। तो उसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आप जो है किसी भी डिव को वर्टिकली, उसके टेक्स्ट को आपको वर्टिकल अलाइन करना है, तो आप उसके लिए टेबल और टेबल सेल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे डिव डॉट मेन्यू को अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ कि ये टेबल है, ठीक है, और मेन्यू लिस्ट रैपर की डिस्प्ले में कर देता हूँ कि ये टेबल सेल है। अब ये देखें, ये जो यूएल है ये मुकम्मल, ये वाला एलिमेंट ब्लू स्पेस में है। अगर ये यूएल ब्लू वाला वर्टिकल अलाइन हो जाए तो इस पूरी डिव के सेंटर में आ जाएगा। उससे हम सिमेट्री अचीव कर सकते हैं। टेबल सेल, और उसके बाद आप वर्टिकल अलाइन की प्रॉपर्टी लगा के उस चीज़ को वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेन्यू में फ्लोट राइट मैंने लगाया हुआ है, और डिस्प्ले टेबल लगाया हुआ है, और यूएल के अंदर मैंने लगाया है जी डिस्प्ले टेबल सेल एंड वर्टिकल अलाइन मिडल। इट शुड सेंटर इट। हम्म हम्म। अच्छा जी, अब क्या क्या हुआ है कि मुझे जो है मेन्यू जो है बेसिकली, और इसके अंदर जो यूआरएल है, इन दोनों को इस तरह से मैनेज करना है कि मेरा जो कंटेंट आ रहा है होम, कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस, ये वाले मेरे पेज के, मेरा जो डिव है, जिस डिव के अंदर मेरा मेन्यू पड़ा हुआ है, वो डिव कौन सा है जी? डिव मेन्यू रैपर, जिसके ऊपर कॉल 90 की क्लास लग रही है। सबसे पहले तो इसकी हाइट कम है। अगर आप इसका पेरेंट देखें, क्योंकि ये दोनों मेन्यू एक ही लेवल के ऊपर है, अगर आपको मेरी HTML क्लियरली नजर आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये मेरा पेरेंट है। इस पेरेंट के अंदर पहला एलिमेंट जो है वो 32 पिक्सल की हाइट ले रहा है, क्योंकि इस पेरेंट की हाइट 32 है। ठीक है, और जो चाइल्ड है उस पर प्रॉपर्टी लगाई हुई है कि उसकी हाइट जो है वो इनहेरिट हो। पहला चाइल्ड जो हाइट इनहेरिट ले रहा है, दूसरा चाइल्ड जो है उसके ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई इनहेरिट की। तो सबसे पहले इसके ऊपर इनहेरिट की प्रॉपर्टी लगाएं ताकि वो हेडर जितनी हाइट ले। तो उसके लिए आप CSS में वापस जाएंगे, और div डॉट मेन्यू रैपर, इसकी हाइट को पहले आप कर दें इनहेरिट। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करें, आप चेक करें। अब आपके पास इस div की हाइट उतनी आ रही जितनी आपके हेडर की हाइट है। ठीक है,
उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरी इस डिव के अंदर जो कंटेंट आ रहा है, मेरी हाइट टोटल 32 है और जो कंटेंट आ रहा है उसकी हाइट 18 है। यानी ये जो यूएल है, अगर आप इसकी हाइट देखेंगे तो ये 18 पिक्सल है, लेकिन जो मेरा यूएल के ऊपर जो पेरेंट है उसकी हाइट 32 पिक्सल है। मैं चाह रहा हूँ ये जो 18 पिक्सल है ये इस तरह से मेंटेन हो जाए कि इसके ऊपर नीचे स्पेस सेम आ जाए, यानी इस डिव के सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मुझे फिर क्या करना है कि इस डिव को मैं असाइन कर दूंगा प्रॉपर्टी टेबल की, और इस डिव को असाइन कर दूंगा टेबल सेल की। सो मेरे पास div डॉट मेन्यू को मैं बता रहा हूँ कि इसका डिस्प्ले कर दो टेबल। ये वर्टिकल, आपने किसी भी कंटेंट को वर्टिकली मैनेज करना है तो आप उसके पेरेंट को टेबल दें, चाइल्ड को टेबल सेल दें, और चाइल्ड को आप वर्टिकली लाइन कर लें। यूएल डॉट मेन्यू जो यूएल की क्लास है यहाँ पे, मेन्यू लिस्ट रैपर, ठीक है। उसके ऊपर आप प्रॉपर्टी लगा दें। ऊपर भी कहीं पे हमने क्लास यूज की होगी, नहीं, ऊपर सिर्फ हमने लिस्ट आइटम के ऊपर लगाई है, और मेन्यू के ऊपर हमने एक ऑलरेडी क्लास एक लगाई हुई है। तो जो जहाँ पे आपने यूज किया है रूल वहीं पे प्रॉपर्टी अप्लाई करें। अच्छा, यूएल डॉट मेन्यू लिस्ट रैपर जो है उसका डिस्प्ले आप करना है टेबल सेल। तो जो मेन्यू की डिव है, ये जो डिव है ये टेबल हो गई, और ये जो यूएल है अंदर चाइल्ड ही हो गया टेबल सेल, ठीक है। इसके साथ आप वर्टिकल अलाइन मिडल करना है, इसका मतलब है कि सेंट्रली अलाइन कर दो। बॉटम भी होता है, टॉप भी होता है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, इस टिप की हाइट 32 ही है, इसकी हाइट 18 है, लेकिन ये इसके हिसाब से सेंट्रल लाइन नहीं हुई। तो सेंट्रल लाइन नहीं हुई तो क्या रीजन हो सकती है कि ये जो डिव है इसकी हाइट को चेक करें। जो टेबल है जिसके मुताबिक इस टेबल सेल ने अपने आप को अलाइन करना था, इस टेबल की हाइट कम है। इस टेबल के पेरेंट की हाइट 32 है, लेकिन इस टेबल की हाइट खुद 18 है। तो अगर मैं इस टेबल की हाइट को मुकम्मल पेरेंट की हाइट दे देता हूँ, यानी जैसी इसकी हाइट 32 होगी, 32 में जो टेबल सेल अपने आप को खुद ही 18 पिक्सल के हिसाब से मैनेज कर लेगा सेंटर कहाँ पे बनता है। सो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ हाइट की, और उसको इनहेरिट कर देता हूँ। जैसे ही इनहेरिट करता हूँ तो उसको अपने पेरेंट की हाइट मिल गई, और सेल ने ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करके ऊपर नीचे पैडिंग ऐड कर दी है, कंप्यूट करके जितनी वो ऐड कर सकता था, ठीक है। तो स्पेस आपको मिल गई। तो यहाँ पे मैं इसकी जो हाइट है इनहेरिट मैंने की, और रिफ्रेश करते हैं। डिव डॉट मेन्यू ऊपर डिफाइन किया हुआ है, इसकी हाइट को इनहेरिट करना है, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। आपका ये कंटेंट आ गया सेंटर में। अब फर्दर इसको कैसे स्पेसिंग देनी है, अब आप राइट लेफ्ट स्पेसिंग देना है। एंकर पे आए, और पैडिंग, पैडिंग की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है। आपने प्लस का साइन, इस प्लस से आपके पास जो जिस भी एलिमेंट पे होंगे इस प्लस पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली जो वैलिड सीएसएस रूल होगा वो खुद ही जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे पैडिंग लिखें। पैडिंग की क्लास जो प्रॉपर्टी होती है टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट है। हमें ना टॉप पे स्पेस देनी है ना बॉटम पे देनी है, राइट और लेफ्ट पे देनी है। तो पैडिंग टॉप 0 पिक्सल, राइट कितनी चाहिए मुझे 10 पिक्सल, लेफ्ट भी कितनी चाहिए 10 पिक्सल, और बॉटम कितनी चाहिए 0 पिक्सल। टॉप राइट ये बॉटम है, ये गलत है, बॉटम को 0 कर दें और लेफ्ट को 10 कर दें। अब दोनों साइडों पे 10 10 पिक्सल की पैडिंग आपके पास आ रही है, ठीक है। तीनों एलिमेंट्स को लग रही है, लेकिन 10 कम है। आई वांट टू मेक इट लाइक 30 पिक्सल्स, ठीक है। दूसरा तरीका ये चार वैल्यूज में अगर आप पैडिंग दे रहे इस तरह देंगे। दूसरा तरीका होता है टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट, यानी पहली पैडिंग टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से आप 30 पिक्सल दे दें। तो दो तरह से प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको आपके मेन्यूज की मिल गई पैडिंग। दूसरी, जब एक चीज और होती है, आप मेन्यू के ऊपर आते हैं तो उसका पूरा बॉक्स जो है वो अपनी अपने आप को हाईलाइट करता है, और वो स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ी सी इसको पैडिंग और देना चाहें, जैसे अगर मैं टॉप से भी 5 5 पिक्सल देना चाह रहा हूँ, मैंने टॉप से भी 5 पिक्सल दे दी, तो टॉप से 5 पिक्सल होगी और राइट लेफ्ट से 30 पिक्सल होगी। इस क्लास को मैं अपने डिजाइन में सीएसएस में लेके जा रहा हूँ, ए डॉट लिंक के ऊपर। कई लोगों को मैंने देखा है वो मेन्यूज बना रहे होते हैं बटन लगा के, डिव्स लगा के, टेबल लगा के। वो राइट अप्रोच नहीं है, ये राइट अप्रोच है एसईओ में, ठीक है। अब एक चीज आपको, जैसे इसके ऊपर माउस जाए तो पॉइंटर आना चाहिए, और इसके होवर इफेक्ट के ऊपर ये पूरा बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। सो ए डॉट लिंक इज द क्लास। ए डॉट लिंक के होवर के ऊपर क्या होना चाहिए जी, बैकग्राउंड जो है हमारा चेंज हो जाए और कलर आ जाए थोड़ा सा ब्लू टाइप का, ठीक है। यानी मुझे चाहिए बेसिकली कलर, कलर 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 किस तरह से कलर उठाऊं मैं।
यहाँ से कलर उठा लेते हैं या यहाँ से कलर उठा लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही होवर हो तो कलर को इस तरह का आ जाए, जैसे ये ब्लू है, इस ब्लू की शेड को उठाएं और इसको अपने कोड में कॉपी कर लें। बैकग्राउंड चेंज हो जाए, टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए, फॉन्ट वेट जो है वो थोड़ा सा, फॉन्ट वेट से क्या होगा, आपके टेक्स्ट की स्ट्रेंथ होगी, बोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा। ये कर दें आप 600 पावर करने पे, और पैडिंग भी जरा इंक्रीज कर दें। जो पैडिंग टॉप है वो 7 पिक्सल हो जाए टॉप बॉटम, और लेफ्ट राइट लेफ्ट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए, लाइक 20 पिक्सल हो जाए। 20 से मसला होगा, थर्ड, सिर्फ टॉप बॉटम आप कर लें, इसको छोड़ दें, ये 30 ही रहने दें। रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे, आप देखें आपका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो गया और आपका जो कलर है वो वाइट हो गया। दूसरा, इसके ऊपर पॉइंटर नहीं आ रहा, वो बिहेवियर, कर्सर आपका पॉइंटर होना चाहिए, यानी आप अपने माउस के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। कर्सर पॉइंटर करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। दूसरा, अगर आप फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहें, फॉन्ट साइज अभी आपका क्या है जी, बाय डिफॉल्ट जो आपका फॉन्ट साइज है दैट इज, कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही। फॉन्ट साइज में करना चाह रहा हूँ 20 पिक्सल्स ओवर के ऊपर। देखिए मेन्यू आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो कुछ लोगों ने ये इफेक्ट अचीव किया होता है, आपको जहां लगे फॉन्ट साइज ठीक है, लेकिन फॉन्ट साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, इस पूरे सेल की स्पेस जो है बढ़ेगी और राइट वाले एलिमेंट्स जो है उनकी अलाइनमेंट खराब होगी। ये देखें ना, इस वजह से फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी नहीं लगाते। चलें, ये हमारे पास इफेक्ट अचीव हो गया। अब ये सारी सीएसएस है उसकी, और इसके नीचे हम लोग अपना बॉडी के सेक्शन बनाना चाहते हैं। बॉडी के सेक्शन में मैं चाहता हूँ कोई स्लाइडर लग जाए। तो स्लाइडर मुझे एक चाहिए, jQuery यूआई से स्लाइडर मिल जाता है। jQuery यूआई बेसिकली हमारे पास बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है, और इसको हम पेज में इंक्लूड कर सकते हैं, और इसी का स्लाइडर हम लोग यूज कर सकते हैं। ये स्लाइडर दे रहा है ये वाला रेंज स्लाइडर, हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोई और स्लाइडर चाहिए जिसमें हमारी इमेजेस चल रही हो, जैसे ये वाला है। तो इस स्लाइडर को कॉपी करना है, डाउनलोड फ्री वर्जन फॉर विंडोज एंड मैक। कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया होता है, और jQuery इमेज गैलरी और वट एवर यू वांट यूज, आप उसको यूज कर सकते हैं। मतलब मैं नहीं चाह रहा कि आपके लिए भी थोड़ा सा टफ हो, बिकॉज यू डू नॉट नो जावास्क्रिप्ट। तो अगर बूटस्ट्रैप बेस्ड कोई स्लाइडर मिल जाए तो दैट इज बेस्ट। तो प्योर सीएसएस बेस्ड स्लाइडर मिल जाए तो वो भी ठीक है। लेकिन ना सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सॉफ्टवेयर में आप खुद जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ, स्लाइडर के लिए काफ़ी सारी ऑप्शन हैं। आप जैसे मैंने गूगल में लिखा है तो मुझे काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल गई हैं। मुझे सिर्फ नॉन जेएस स्लाइडर चाहिए, ताकि आप लोगों को मैं उस फेज में नहीं लेके जाना चाह रहा जिसमें आप परेशान हो। तो उस वजह से मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो,
सॉफ्टवेयर बनाए हुए सॉफ्टवेयर से आप नॉर्मली डाउनलोड करके अपना स्लाइडर की सेटिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं, आपको HTML CSS का कोड दे देता है। मैं चाह रहा हूँ मुझे डायरेक्ट कोड मिल जाए, जैसे ये वाला है स्लाइडर। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी हेल्प्स डेवलप टू क्रिएट और हॉरिजॉन्टल, ये भी स्लाइडर है लेकिन ये भी .js है। एक ये स्लाइडर है, चलें ये डाउनलोड करता है। ये मेरे पास आ गई जी जिप फाइल। कोई भी लाइब्रेरी इस तरह एक्सटर्नल आप डाल रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, तो अनजिप करेंगे तो देयर विल ऑलवेज बी, अगर अच्छी फाइल होगी तो रीडमी की फाइल होगी जिसको हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये रीडमी की फाइल है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पर लिखा होगा कि मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे मैं स्लाइडर को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे बताई हुई है कि किस तरह से मैं स्लाइडर को यूज कर सकता हूँ। दूसरी चीज, जिस वेबसाइट पे हूँ वहां पे भी समटाइम्स डॉक्यूमेंटेशन दी होती है हाउ टू यूज इट। सबसे पहले इंपोर्ट करें इस फाइल को, docslider.css जावास्क्रिप्ट फाइल को। ठीक है, ये दोनों डालें अपने हेड में। तो उसके लिए ये फाइलें होनी चाहिए, फाइलें हमने कर ली हैं डाउनलोड। ये CSS की फाइल है, ये JS की फाइल है, इन दोनों को कॉपी करें, अपने फोल्डर में जाएं, वहां पर जाके इनको प्लेस कर दें। www एंड हियर इट इज PHP प्रैक्टिस। यहाँ पे जाके आप फाइल बाहर ही रख लें चाहे, और इसके साथ साथ ये दोनों फाइलें, और आपको ये डिव कॉपी करनी है। ठीक है, पहले मैं इनको कॉपी कर लूँ क्योंकि मैंने ये पाथ इसी तरह से रखे हैं, मेरे मेन पे ही ये फाइल आ रही है। तो अपने कोड में जाता हूँ वापस, ऐड में ये दोनों फाइलें मैंने ऐड कर दी, docslider.css और docslider.min.js। docslider.css है, min.js नहीं है, तो min.js आप यहाँ से कॉपी कर लें, ये min.js कॉपी कर लें। मिनीफाइड वर्जन भी होता है, सिंपल भी होता है, आप जो चाहें यूज कर लें। ये बेशक रिमूव कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक CSS की फाइल और एक JS की फाइल, और इसके अलावा आपको ये डिव क्रिएट करनी है। ठीक है, इसको अपने कोड में जहाँ पे स्लाइडर बनाना चाह रहे हैं वहां पे क्रिएट करेंगे। तो इस हेडर की डिव जहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ हेडर क्लोज, और यहाँ पे हेडर क्लोज हो गया। अगली डिव जो है मेरी स्लाइडर की है, तो स्लाइडर स्टार्टेड। ठीक है, ये कमेंट करना कल को आपको बेनिफिट देता है। स्लाइडर एंडेड, इसके अंदर आप स्लाइडर की डिव लगा लें, स्लाइडर। और हो सकता है स्लाइडर की क्लास उसकी CSS में भी आ रही है, तो यहाँ पे आप स्लाइडर रैपर लगा लें, और इसके अंदर ये सारा कोड आप रखते हैं डॉक स्लाइडर का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या, इनिशियलाइज कराना। इनिशियलाइज कराने के लिए ये कोड होता है, तो ये कोड आप हमेशा स्क्रिप्ट में लिखते हैं। अब मैं ये काम करना नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, आपके साथ मैं फिर किसी टाइम शेयर कर दूंगा कि ये कोड करता क्या है। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट पे आएंगे। ठीक है, इनिट का कोड डाल दिया मैंने, और नेक्स्ट ये फॉल बैक फंक्शन है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश माई पेज। तो ये मेरे पास 2 3 4 डॉट्स आने शुरू हो गए हैं स्लाइडर 1 के, और इन डॉट्स के अंदर अगर मैं कोई चीज़ रखता हूँ तो वो कैसे शो होगी। कुछ एग्जांपल्स भी हमारे पास आती हैं, अगर आप उनको देखना चाहें तो उनसे भी आपको बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। जैसे ये index.html की फाइल है, अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये जो है हमें स्लाइडर चलता हुआ यहाँ पे दिखा देगी, जैसे ये स्लाइडर चल रहा है। ठीक है, तो ये स्लाइडर उसने पूरे पेज पे ही क्रिएट कर दिया हुआ है। अगर मैं इसका सोर्स ओपन करूं तो यहाँ पे इसका कोड भी सारा आ जाएगा। तो ये 4 सेक्शन उसने डॉक स्लाइडर में क्रिएट किए हैं। अगर मैं इन चारों सेक्शंस को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको उठा के मैं अपनी कोड फाइल में ले जाता हूँ। ठीक है, अब पेज को रिफ्रेश करते हैं।
ये कंटेंट तो मेरे पास आ गया, लेकिन मेरा स्लाइडर काम नहीं कर रहा। यहाँ पे देखे तो नीचे स्क्रिप्ट में उसने सिर्फ डॉक स्लाइडर डॉट इनिट किया हुआ है और हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में उसको लगाया। सो इसको एज इट इज डाल देते हैं। ये जो मैंने लिखा है इसको खत्म करते हैं, डॉक स्लाइडर डॉट इनिट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है स्लाइडर अब आपका आना शुरू हो गया है। कुछ ये है कि सी एस एस से सारे सेक्शन की इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो जो इसकी सी एस एस है वो वहाँ से आप कॉपी कर लें। जैसे स्टाइल शीट में डॉक स्लाइडर डॉट सी एस एस और ये सी एस एस है, एक स्टाइल शीट अपनी है, उस स्टाइल शीट को आप कॉपी करें और अपनी सी एस एस में आप उसको पेस्ट कर लें। ठीक है, रिफ्रेश करें तो ये आपको पूरा स्लाइडर मिल गया। ठीक है, इस स्लाइडर के नीचे आप जो डालना चाहें डाल लें। अब टाइम शॉर्ट होने की वजह से मुझे ये सारे स्टेप जल्दी में करने पड़ रहे हैं, बिकॉज मेरा जो पास बैटरी सोर्स है राइट नाउ वो कम है, लाइट ऑफ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एज क्विकली एज पॉसिबल मैं इसको कवर कर जाऊँ। सो स्लाइडर ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको जब आप काम करेंगे आपको बड़े सारे स्लाइडर्स और बड़ी सारी चीज़ें मिलेंगी और हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो स्लाइडर मुझे मिला है मैंने उसे ऐड कर दिया आपके पेज के अंदर। ठीक है, स्लाइडर के बाद मैं कुछ कंटेंट ऐड करने जा रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद हम उसको डायनामिक कन्वर्जन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे स्लाइडर की डिव एंड हो गई, इसके आगे मैंने एक नई डिव जो है वो क्रिएट कर दी। ये जो लास्ट वाली है यहाँ पे इसके नीचे मैं कमेंट कर रहा हूँ कंटेनर रैपर क्लोज्ड। ठीक है, और इस डिव के अंदर मैं मजीद टेक्स्ट एंटर करना चाह रहा हूँ। आईडी दे देता हूँ सेक्शन 1 का, और यहाँ पे हम कोई पैराग्राफ एंटर कर लेते हैं, लॉरेम इप्सन। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और मैं बैकग्राउंड को भी जरा इसका कलर करना चाह रहा हूँ ताकि मेरी वेबसाइट जरा कलरफुल लगे। सेक्शंस बहुत ज्यादा है, सेक्शन जरा कम कर लें, इतने सेक्शंस नहीं चाहिए जितने यहाँ पे आ रहे हैं।
ये मेरा प्रॉपर्टी चेंज करने से टेक्स्ट नीचे आ गया। स्लाइडर के ऊपर प्रॉपर्टी लगी है। वीएच का मतलब होता है वर्टिकल हाइट, आपका ये भी हाइट का यूनिट है वीएच। और ये मुकम्मल आपके पेज की हाइट असाइन कर देता है 100 की वैल्यू से। इसकी हाइट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, क्योंकि स्लाइडर जो है बाय चॉइस तो हम लोग ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कि पेज का कंटेंट जो है वो हमारा मुकम्मल ऐड हो जाए। तो हाइट मैं इसकी कर रहा हूँ 80 वीएच, और इसको मैं ओवर ऐड कर रहा हूँ जो बेसिक स्टाइल है उससे। और पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ दोबारा। सीएसएस से ना परेशान होइएगा, सिर्फ और टाइमिंग में ये सेक्शन कवर कर रहा हूँ। असल चीज़ है जो हम डायनामिक सीखना चाह रहे हैं वो। चलें, ये पेज आपका यहाँ पे आपको तीनों कंटेंट अब दिखा देगा। ठीक है, अगर मेरी सीएसएस जो है वो मुकम्मल इम्प्लीमेंट हो चुकी है तो पैराग्राफ हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन हमारा बन गया, हेडर आ गया, स्लाइडर आ गया, और उसके नीचे हमारा ये नीचे कंटेंट आ गया पैराग्राफ का। अब मैं चाह रहा हूँ इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ इस तरह से कि मेरे पास जो है इसके नीचे एक फुटर आ जाए। ठीक है, और इसी सेक्शन में, सेक्शन 1 में भी हम लोग फुटर ऐड कर लेते हैं। यहीं पे हम लोग फुटर के कुछ लिंक्स डाल लेते हैं। यहाँ पे फुटर का टैग लगाएं आप, और फुटर के टैग के अंदर हम लोग 4 कॉलम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, div क्लास कॉल डैश, मतलब 4 कॉलम अगर आप बनाएंगे 100 के, तो आप किस तरह से बनाएंगे? 100 को आप डिवाइड करें 4 by 25, तो लेट्स मेक कॉलम ऑफ 20 ईच। ठीक है, 20% जो है आप 4 कॉलम को विड्थ दे देंगे, बाकी हम 20% पैडिंग का मार्जिन दे देते हैं। ए बी सी एंड डी। ठीक है, और कॉल डैश 20, इसको इनलाइन बॉक्स कर दें, इसको भी इनलाइन बॉक्स कर दें, इसको भी इनलाइन बॉक्स कर दें, और इसको भी इनलाइन बॉक्स। इनलाइन ब्लॉक जो प्रॉपर्टी है वो लगा दें। ठीक है, और इनके अंदर आप जो है वो कुछ ULLI जो है वो ऐड कर दें, या पैराग्राफ ऐड कर दें इसमें। लॉरेम इप्सन, और यहाँ पे आप एक ULLI लगा दें, या ऊपर वाली ULLI आप कॉपी कर लें, यही वाली जो आपकी होम पे है, ये पूरा ही कॉपी कर लें आप, और इसको यहाँ पर डाल दें। ठीक है, COD पार्ट में भी आप लेट्स सपोज पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं, तो 4 सेक्शन आपका जो फुटर है अक्सर वेबसाइट पे आप देखते हैं वो आपने यहाँ पे बना लिया। एक आपको आइडिया देने के लिए ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। हेडर आ गया, ये फुटर आ गया, ऊपर आपका हेडर आ गया, सेंटर में आपका बॉडी का कंटेंट आ गया स्क्रोलिंग के अंदर। अब इस पेज को अब आप डायनामिक कैसे बनाएंगे? PHP के अंदर स्ट्रक्चर को आपने लेके जाना है, तो आपको इस सारे पार्ट्स को डिवाइड करना है। सरमद साहब, आप पहले ही परेशान हो जाते हैं, इट्स डिफिकल्ट। आपको किसने कहा कि आप रिमेंबर करें? जिस तरह आपके सामने मैं गूगल कर रहा हूँ, मैं इसीलिए खुद से नहीं लिखता। मेरी जो प्रैक्टिस है गूगल करने की, वो मैं आप सब लोगों के लिए इसी तरह से शेयर करता हूँ। मैं खुद नहीं लिखता, कि मैं लिखूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं आपके सामने चीजें गूगल करता हूँ। मैंने भी गूगल से सीखी है, आपने भी गूगल से सीखनी है। जरूरी नहीं है कि आपको सारी प्रॉपर्टीज को रिमेंबर रखना है। आप 2-4 दफा को साइट बनाएंगे, 2-3 साइट्स बनाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले ही अगर आप चीजों से घबराना शुरू कर देंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते।
जो मैं बात कर रहा था पीएचपी के अंदर, फिर आपके पास एक जो फंक्शन जिससे सारी बात स्टार्ट की थी हमने, इंक्लूड का जो पीएचपी का फंक्शन है, ये क्या करता है, आपको इजी कर देता है कि आप अपने सेक्शंस को मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड कर लें और उन मल्टीपल फाइल्स को आप लोग मल्टीपल पेजेस पे इंक्लूड कर लें। जैसा कि आपने इंक्लूड करना है किसी भी चीज़ को, तो आप जो है इंक्लूड की स्टेटमेंट लिखें जैसे ये, और फाइल का पाथ बता दें या फाइल का नाम बता दें। सो वी आर गोना डू द सेम थिंग। हम यहाँ पे पीएचपी के अंदर इंक्लूड करने लगे हैं, हम पीएचपी के अंदर इंक्लूड करने लगे हैं फाइल हेडर डॉट पीएचपी, ठीक है, और हम इंक्लूड करने लगे हैं फाइल फुटर डॉट पीएचपी, ठीक है। और हेडर डॉट पीएचपी में कौन सा कंटेंट लेके जाना है, जितना हेड बॉडी से पहले का पार्ट है इसको उठा के हेडर डॉट पीएचपी में ले जाए, से फाइल आपकी रीयूजेबल हो जाएगी। और यहाँ पे आप पीएचपी का टैग क्लोज और स्टार्ट और एंड कर दें, तो इसका नाम रख दें हेडर डॉट पीएचपी, ठीक है। और दोबारा अपने डॉक्यूमेंट में आए और फुटर से सारा उठा लें जो आपने फुटर क्रिएट किया है, ये वाला फुटर सेक्शन, यानी एचटीएमएल बॉडी, और यहाँ से लेके तकरीबन आपके जो सेक्शन है ये वाला, इसको उठाएं और इसको ले जाएं फुटर के अंदर। इसका नाम रखते हैं फुटर डॉट पीएचपी, ठीक है। इसके ऊपर भी आप पीएचपी का टैग ओपन क्लोज कर दें जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम। और इंडेक्स में आके अब आपके पास हेडर डॉट पीएचपी इंक्लूड हो रही है स्टार्ट में, ठीक है। और आप साथ इंक्लूड कर दें फुटर डॉट पीएचपी बॉटम पे। अब ये इंक्लूड करने का फायदा होगा, जितना ऊपर वाला कंटेंट है आपका एक फाइल में चला गया, और जितना नीचे वाला वो एक फाइल में चला गया। अब आप इस पेज को लोड करेंगे तो ऊपर से हेडर लोड हो जाएगा, नीचे से फुटर लोड हो जाएगा, और आप जितने पेजेस बनाना चाहें इस इंडेक्स के अलावा, होम अबाउट जितने पेजेस उन सब में आप हेडर फुटर की फाइल सिर्फ इंक्लूड कराएंगे, और बाकी सेंटर का कंटेंट आपका चेंज हो जाएगा, जिससे आपकी वेबसाइट जो है वो डायनामिक हो जाएगी प्रॉपरली, ठीक है। वेबसाइट का लेआउट इज सिमिलर, जो चीज़ क्रिएट हुई है वो वैसे ही है जैसे पहले थी, ठीक है, लेकिन जो फाइल है हमारा कोड है वो डिफरेंट फाइल से आ रहा है। और अगर मैं इंडेक्स में जाकर इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ तो मेरी वेबसाइट का हेडर जो है यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। बॉडी का कंटेंट आएगा, फुटर आएगा, लेकिन हेडर रिमूव हो गया। अब हेडर में सारी सीएसएस और सारी लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं, वापस मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ, तो यहाँ से मेरा हेडर फिर दोबारा इंक्लूड हो गया। सो दिस इज हाउ बेसिकली डायनामिक साइट इज मेड, जिसमें आप जो है फाइलें इंक्लूड करवा के आप हेडर और फुटर्स को मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करेंगे। और यहाँ से हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी जो है आई एम गोना क्लोज इट फॉर नाउ। इस लेक्चर को देखें, अगर आपको कहीं समझ ना आए चीज़ों की तो मुझे पूछ लीजिएगा। इस स्लाइडर के बारे में परेशान नहीं होना, देयर आर मल्टीपल स्लाइडर्स ऑन द इंटरनेट, गूगल करें, आपको जो स्लाइडर मिलता है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, उसके पेज में इंक्लूड कर लें। जहां आपको इशू आए यू कैन आस्क मी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।